डिबंकिंग। जेठालाल है, अपनी दया को कम देखता है, बबीता जी को ज्यादा देखता है। मतलब अगर साइंस फिक्शन में लिख रहा होता तो मैं इस तरीके से लिखता कि शंकर जी ने गणेश जी के सिर में हाथी का सिर लगाया, क्या ये मेडिकल साइंस नहीं है? गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। अधिकांश डॉक्टर तो नॉर्मल डिलीवरी होने वाली भी होती है तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं जो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हर चीज डॉक्टरों की क्यों माने? और ये हैं वो सवाल जिनको हम एंकर बना करके साइंस सीखेंगे, जिसके कॉन्सिक्वेंस के तहत भले से आपको डिबंकिंग समझ में आ जाए। लेकिन फर्स्ट आइडिया यही है कि अगर आप इस वीडियो के दूसरी तरफ खड़े होंगे तो कम से कम आप ये कह पाएँ कि आज का दिन तो चलो कामयाब रहा, कुछ सीखा। एक तोला घी जब जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कहता है। ये घी है और ये माचिस है। अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि भाई इतना सा घी जलाने से इतनी सारी ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है। आई वुड लाइक टू इवोक द आइडिया ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कि दुनिया में हर चीज़ में एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को बाहर निकालने के लिए आपको पहले एनर्जी देनी पड़ेगी। तो घी में एक्चुअल में बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को निकालने के लिए मुझे पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये है वो इन्वेस्टमेंट, और जब मैं ये दूंगा इसको तो ये अब जलता चला जाएगा। इंटरेस्टिंग बात, अगर आप थोड़ा सा इसे और ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इससे इस लकड़ी में भी तो एनर्जी ही थी। तो उस एनर्जी को निकालने के लिए भी मुझे एनर्जी देनी पड़ी, और वो इस अब एनर्जी क्या थी कि मेरा ऐसे हाथ को रगड़ना, इसके ऊपर फ्रिक्शन की वजह से वो एनर्जी जनरेट हो पाई। और वो एनर्जी जब जनरेट हुई तो ये जल पाया, और अब इससे एनर्जी निकले चली जा रही है, जैसे इस दिए से एनर्जी निकले चली जा रही है। लाइफ में धंधा करना है तो पहले थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा, तब चीज़ें बाहर निकलेंगी। रिलेशनशिप में भी पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि आपको चीज़ें बाहर निकलती हुई लंबे समय के लिए नज़र आएँ। अधिकांश डॉक्टर तो नॉर्मल डिलीवरी होने वाली भी होती है तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं जो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो डॉक्टर तो ये भी सलाह दे रहे हैं, फाड़ देते हैं पेट। तो हर चीज डॉक्टरों की क्यों माने? हमारे यहाँ आज के 50 साल पहले जब डॉक्टर नहीं था तब क्या बच्चे पैदा नहीं होते थे? तब क्या लोग स्वस्थ नहीं थे? अच्छा, तुमने भी सुना होगा कि महाभारत में धृतराष्ट्र और गांधारी के 101 बच्चे थे, 100 मेल थे और एक दुशाला बेटी थी। इसी तरीके से जीसस क्राइस्ट भी जो हैं वो केवल और केवल वर्जिन मैरी के पैदा हुए थे। तो इन सभी जो आइडियाज़ हैं प्रेगनेंसी वाले, इनको इनको एंकर बना करके थोड़ी सी साइंस डिस्कस करते हैं कि अगर तुमको क्या लगता है कि अगर पहले जीसस को ले लेते हैं तो जीसस अगर क्या बाकी दुनिया में किसी दूसरे एनिमल के साथ ऐसा होता है कि फ़ीमेल बगैर सेक्स करे बच्चे को जन्म दे दे? तो यस, बिल्कुल होता है। प्लांट में होता है, आपके एनिमल्स में होता है कि फ़ीमेल्स जो हैं उनको मेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो बच्चे को जन्म दे सकती हैं। बल्कि ह्यूमंस वगैरह, मैमल्स वगैरह में ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, मगर मान लेते हैं, हमें तो साइंस डिस्कस करनी है। तो अगर ऐसा है, लेकिन हम जानते हैं कि भैया जीसस तो मेल थे। अब इन केसेस की ख़ास बात ये होती है कि अगर लड़की जन्म दे रही है तो उसके पास खुद के डीएनए के अलावा कोई और डीएनए है ही नहीं। अब इसके पास खुद के डीएनए के अलावा अगर कोई और डीएनए नहीं है तो क्या देखने को मिलेगा कि जो बच्चे होते हैं वो भी फीमेल होंगे और आइडेंटिकल होंगे, एक तरीके से फीमेल की तरीके के ही होंगे। अब जीसस अगर मेल है तो मतलब जीसस के पास वाई क्रोमोसोम होना चाहिए, और जो मदर हैं वर्जिन मैरी, उनके पास तो वाई क्रोमोसोम है नहीं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ निकल करके आती हैं कि अगर हैं जीसस हैं तो जीसस या तो हैं XO, कि जिस तरीके से मेल XY होता है, फीमेल XX होती है, उस तरीके से एक और कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है विच इज़ XO, टर्नर सिंड्रोम इसको बोलते हैं। एक और है XX मेल सिंड्रोम, जो यहाँ पर कंसिडर नहीं हो सकता। उसमें बस होता ही है कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर जो थोड़े से जीन होते हैं ना, SRY वाले जीन, वो कूद के X क्रोमोसोम पे चले जाते हैं। तो अगर खून निकाल के देखोगे तो वो XX हैं, लेकिन अगर उनको देखोगे सब चीज़ें फिनोटिपिकली तो वो मेल नज़र आएंगे। मतलब बट ये केस जीसस पे अप्लाई नहीं हो सकता। हाँ, जो अप्लाई हो सकता है वो ये कि हैं तो वो मेल, लेकिन वो इनएक्टिव हो गए एक तरीके से, फीमेल हार्मोन्स
उन पे ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, तो उनमें मेल वाले कैरेक्टर्स ज़्यादा आ जाएंगे। दीज आर थिंकिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है ठीक है। एंकर बनाया केवल उसको। उसी तरीके से महाभारत में अगर धृतराष्ट्र और गांधारी के बच्चे थे तो उन्होंने 2 साल के लिए प्रेग्नेंट रही थी, वो बच्चा हुआ ही नहीं, तो वो एक मांस का लोथड़ा निकला था बोलते हैं। वो मांस के लोथड़े को ऋषि व्यास लेके गए थे और 101 मटकों में रखा था घी में। अब लोग अक्सर बोलते हैं कि भैया लोगों को तो पता नहीं, वो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी थी वगैरह वगैरह, बट हम तो भी एंटरटेन कर रहे हैं, देखते हैं क्या निकलता है उसमें से। अगर हम क्रोमोसोम्स की, क्योंकि अगर उसी सेम पर्टिकुलर लोथड़े से 101 मटकों में अगर रखा गया है उसको, तो एक फ़ीमेल बनी है, मतलब कि उसमें ये कॉम्बिनेशन है कि वाई क्रोमोसोम चाहिए था, एक्स क्रोमोसोम हटाया गया है वो एक फ़ीमेल को बनाने के लिए, तो उसमें 100 मेल और एक फ़ीमेल दुशाला। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये जो मांस का लोथड़ा है ये अगर उनसे आ रहा था, मतलब गांधारी से आ रहा था, तो गांधारी से जब अगर ये आएगा तो ये एक ही तरीके का जेनेटिक मटेरियल होगा होपफुली। और ये अगर एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल है तो बच्चे आइडेंटिकल पैदा होंगे। अब अगर मैं साइंस फिक्शन लिख रहा होता तो मैं ला सकता हूँ वो पर्टिकुलर वेरिएशन, कि मैं चीज़ों को इधर उधर करके ये करवा सकता हूँ कि किस तरीके से 100 मेल और एक फ़ीमेल जो है वो पैदा हो सकती है। कि हमें तो पता ही है कि भाई जो फीमेल है उसमें से मेरे को वाई क्रोमोसोम बस निकलवाना है, वो बहुत आसानी से करवाया जा सकता है। मतलब अगर साइंस फिक्शन में लिख रहा होता तो मैं इस तरीके से लिखता कि जो मांस का लोथड़ा है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, लेकिन इसको 100 अगर आइडेंटिकल बच्चे पैदा कर दिए भी गए तो फिर 100 बच्चों को, अगर एक घर के अंदर में एक बच्चे को अगर एक बीमारी हुई तो 100 के 100 बच्चे मर जाएंगे, क्योंकि वो सारे के सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं। तो मैं अगर ऋषि व्यास हूँ तो मुझे ये काम करने को मिला है, तो मैं जेनेटिक मटेरियल बदलूँगा नहीं, लेकिन रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल ज़रूर करवाऊँगा। या फिर मैं ये बोलता कि धृतराष्ट्र, ये कभी नहीं देखा जाता है कि जब एक स्पर्म से एक एग फर्टिलाइज करता है तो उससे वो मांस का लोथड़ा नहीं बना था। वो मांस का लोथड़ा बना था बहुत सारे एक्स क्रोमोसोम, बहुत सारे स्पर्म जो है, एग जो था वो हाइपर ओव्यूलेशन हो गया था और बहुत सारे एग जो हैं एक बार में निकल गए थे। ये करवा सकता हूँ मैं कि गांधारी को एक बार में बहुत सारे एग जो हैं वो रिलीज़ करवा दिए गए थे। और देखा जाए तो एक साइकिल में एक से ज़्यादा एग रिलीज़ होते हैं, बाकी सारे ख़त्म हो जाते हैं, केवल एक ही जो है वो ज़िंदा बचता है और एक ही फर्टिलाइजेशन के लिए आगे बढ़ता है। उसको स्क्रैप ऑफ करके बहुत सारे एग और बहुत सारे स्पर्म करवा देंगे। 100 तो कुछ भी नहीं है, बन जाएंगे 100। और जो मांस का लोथड़ा है उसमें अलग अलग जेनेटिक मटेरियल है, ये एक तरीका हो गया, हटा दो। अगर ये नहीं करना है तो मांस का लोथड़ा जेनेटिकली आइडेंटिकल था, उसको निकलवाया गया, उसको अलग अलग इंक्यूबेटर में डाला गया और अब मैंने जीन्स को रीशफल करवाना शुरू किया है कि कुछ जीन्स को इनएक्टिव कर दिया। मतलब कि मैंने बोला कि भाई मुझे 100 अलग अलग बेहतरीन ट्रेट्स चाहिए। जैसे कि पांडव हैं तो पांडव के 5 बढ़िया बढ़िया ट्रेट्स हैं कि भैया ये भीम बहुत ही ज़्यादा बलशाली, एक आर्चरी में, एक दिमाग में, मतलब नकुल सहदेव बहुत सुंदर में। तो उस तरीके से कि भाई मैं दिखा दूंगा कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जब मैं रीशफल करूँगा, चाहे जीन साइलेंसिंग करनी पड़े मुझे, चाहे कुछ भी करना पड़े, आई विल मेक श्योर कि मुझे पता चला कि दिमाग तेज होने के लिए ये पर्टिकुलर जीन ज़िम्मेदार होते हैं। मैंने सब की 15 कॉपीज़ जो हैं वो डलवा दी इस पर्टिकुलर में और उससे ये बना। लेकिन करते करते गलती से, क्योंकि जैसे जैसे दिमाग बढ़ता है वैसे वैसे उसमें अहंकार भी बढ़ सकता है, तो दुर्योधन का कैरेक्टर में अहंकार बढ़ गया। मतलब इफ़ आई नीड टू राइट, इस तरीके से लिखा जा सकता है उसको। सोच करके मन तो कर रहा लिख दे खैर। और इस तरीके के बर्थिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट हर रिलीजन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, विच वर आउट ऑफ ऑर्डिनरी। मतलब रिलीजन्स या रिलीजियस बुक्स की एग्जिस्टेंस ही इसी बात पर है ना कि आउट ऑफ ऑर्डिनरी चीज़ें हो रही हैं, कि जिस व्यक्ति को लिखना पढ़ना नहीं आता है उसको कुरान अनफोल्ड हो रही है, उसको पता चल रही है। तो वो ये तो मतलब चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यही तो है जो आम इंसानों से उसको अलग बनाएगा। वरना अगर वही सेम काम जो आम जनता में हो रहा है वो अगर भगवान करेंगे तो उसको अलग कैसे हो जाएगा। गॉड अगर करें, वो अलग दिखाना इज़ अ नेसेसिटी, कि अलग चाहिए वो चीज़ हमको। जेठालाल है, अपनी दया को कम देखता है, बबीता जी को ज्यादा देखता है।
उसकी भी गृहस्थी बिल्कुल बिगड़ने वाली थी। उसी चक्कर में तो दया सो छोड़ के भाग गई। और देख ले बबीता को। क्या लगता है जेठालाल अगर बबीता जी को देखता है तो वो जन्मजात हरामी हैं, या फिर जो बाबूजी हैं उन्होंने उसकी ठीक से परवरिश नहीं की, या इस तरीके का माहौल रहा, या फिर दया भाभी कि इसमें कोई गलती है? कोई व्यक्ति अगर सच में एनालिसिस करने बैठेगा तो उसके सारे कंपोनेंट निकल करके आएंगे। हम जिस कंपोनेंट पे आज ध्यान देंगे वो जनरली नहीं सुनने को मिलेगा, क्योंकि कौन ही जीन्स पर और स्पेसिफिक ब्रेन के पार्ट पर डिस्कशन करेगा चीटिंग को लेकर के। ज़्यादातर जब भी चीटिंग की बात होती है तो हम उसको मोरालिटी के दायरे में लाते हैं और कहते हैं कि देखिए ये नॉर्मल है या ये नॉर्मल होना चाहिए सोसाइटल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, कि आप चीटिंग ना करें। अगर आप चीटिंग करते हैं तो आप गलत हैं, मतलब आपका डिफ़ॉल्ट मोड होना चाहिए चीटिंग न करना, लेकिन अगर आप चीटिंग करते हैं तो आप कमीने इंसान हैं। जबकि शायद न्यूरोसाइंस हमें इसका थोड़ा सा डिफरेंट रूप दिखाती है। अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस हमारा डिफ़ॉल्ट शायद चीटिंग की डायरेक्शन में है। और चीटिंग किसे कहते हैं? चीटिंग इसे कहते हैं ना कि आपने किसी के साथ कमिटमेंट किया हुआ है, उसके साथ शादी हुई है आपकी, और आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली फिज़िकली इन्वॉल्व हैं। ये समाज जो हमने चलते फिरते गिरते पड़ते बना लिया है, इसके अंदर में हमने किसी भी तरीके से मेंटली इसके सामने बबीता जी के बारे में सोचना, या भाभी जी घर पर हैं के बारे में सोचना, या अपने पड़ोस की किसी फीमेल के बारे में सोचना, या इनको हमने गलत बात के दायरे से बाहर रखा हुआ है। हमने इस तरीके के रूल बनाए कि भाई देखो सोच लो जितना मर्जी चाहे, लेकिन तुम कर नहीं सकते। फिज़िकलिटी, शरीर का जो है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड, केवल वुमेन नहीं, हमने हर चीज़ का ऑब्जेक्टिफिकेशन किया और हम लोगों की वैल्यू उसी से नापते हैं। अरे अच्छा आपका घर वहाँ पर किराए पे रहते हैं कि अपना घर है? अच्छा ये अच्छा गाड़ी ले ली भाई तुमने, ये घर ले लिया। वो व्यक्ति 2 नंबर का काम करके कमा रहा हो, आपको अगर ये बात पता भी चल जाए तब भी आप उसको इतना बुरा नहीं समझेंगे। कोई व्यक्ति किसी के बारे में केवल सोचता है, आपको इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर पता चलेगा कोई फिज़िकली इन्वॉल्व हो गया है किसी के साथ में, मैं हमेशा से एक थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट लोगों को बताता रहता हूँ कि सोचिए कि अगर एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ आप एक बार फिज़िकल हो सकते हैं, और फिज़िकल होने के बाद आप पूरी ज़िंदगी अपने घर वालों पे, अपने बच्चों पे, अपनी पढ़ाई पे, अपने हर चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू आप अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते, आप अपनी पत्नी पे ध्यान नहीं देते, आप अपने घर पे, अपने काम पे, अपने आप पे, अपने परिवार पे, अपने पेरेंट्स पे, अपने समाज पे, किसी पे ध्यान नहीं देते, पूरे दिन उस औरत के बारे में सोचते रहते हैं। ये समाज इस आदमी को सबसे ज़्यादा पवित्र मानेगा, ये इस आदमी के गुणगान गाएगा कि देखा। तो खैर बहुत देर रेंट कर लिया, अब आ जाते हैं इसके साइंस वाले पार्ट पे। तो साइंस क्या कहता है? तो साइंस के नज़रिए से देखेंगे तो 3 पार्ट में डिस्कशन करते हैं। पहला ये कि भाई देखो कहाँ जाएगा, जो भी हमारी हरकतें होनी है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभाव तो हमारे ब्रेन पे डालेंगे, और वो ब्रेन पे जब प्रभाव डालेगा तो नज़र आएगा। तो पहला केस है जीन, DRD4 एक जीन है। तो भाई ये पेपर मेरे हाथ लगा कि भाई एसोसिएशन बता रहा है किसी पर्टिकुलर जीन का इनफिडेलिटी से। तो ये है ग्राफ कि भाई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप सेक्सुअल पार्टनर कितने हैं, और जिसके पास ये 7 से ज़्यादा हैं वो लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, जिनके पास 7 से कम है वो कम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं। तो ये क्या है जो 7 से ज़्यादा है और 7 से कम है? आसान, बिल्कुल लोएस्ट भाषा में बताया जाए तो ये समझ लीजिए कि जीन है इस तरीके से, ये जीन का नाम है DRD4, और ये इस तरीके से मिलता है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। तो किसी में कम होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 11 तक हो सकते हैं। तो इन्होंने देखा कि 7 से ऊपर वाले कितने हैं और ये 2-3 वाले कितने हैं। तो ये वाले जिनमें कम था उनमें कम मिला चीटिंग, और जिनमें ज़्यादा हो रहा था उसमें कंपैरेटिवली चीटिंग ज़्यादा मिला। ओके, तो इन्फेरेंस नंबर 1 क्या सीख सकते हैं कि भाई एक जेनेटिक कंपोनेंट चीज़ों का होता है, और यहाँ पर भी हमें वो पर्टिकुलर जेनेटिक कंपोनेंट देखने के लिए मिल रहा है। कंपोनेंट नंबर 2 के रिसर्च शुरुआती स्थिति में है, ये कॉजल वाली दुनिया नहीं है, ये केवल और केवल अभी कोरिलेशन वाली दुनिया है। लेकिन जब हम धीरे धीरे कोरिलेशन ढूंढेंगे कि इस जीन के साथ, उस जीन के साथ, फला जीन के साथ, ठिकाना जीन के साथ, फिर कल को लोग प्रूव करेंगे, डिसप्रूव करेंगे, और धीरे धीरे हम एक्चुअल में कॉजल वाली चीज़ पे जा पाएंगे कि ओके इस जीन की वजह से कॉज हो रहा है भाई। जैसे कि उन लोगों ने जिनके पास कॉपी ज़्यादा थी
उनसे पूछा तो उन्होंने एडमिट किया कि हाँ उनके ज़्यादा रिलेशनशिप रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल भी रहा है। कल को पता चले कि ये पर्टिकुलर जीन असल में सच और झूठ बोलने से रिलेटेड था, तो जिन लोगों की ज़्यादा कॉपी थी वो झूठ नहीं बोल पाते थे, तो वो बोल रहे हैं, वो एडमिट कर रहे हैं कि हाँ हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल था। जिनकी कॉपी कम है बढ़िया झूठ बोलते हैं, वो मान के ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान दो तो इससे भी कितनी बड़ी बात हमें पता चल जाएगी। अगर ये भी हमें पता चल जाए, ये भी अगर हम प्रूव कर पाएँ, तो ये पॉइंट नंबर 1 जहां हमने जेनेटिक्स के लेवल पे देखा कि भैया जीन्स के इनके रोल हो सकते हैं। और ये कोई डायरेक्ट चीटिंग कॉज नहीं करा रहे हैं, ये इनडायरेक्ट चीटिंग कॉज कराते हैं, क्योंकि इस तरीके के जीन्स हैं जो आपको इनहेरेंटली ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए होता है ना। आपके कुछ दोस्त देखे होंगे आपने, अरे मज़ा आएगा, कुछ दोस्त होते हैं मेरी तरह भाई घर में रह रहे हैं कोई, तो कुछ जीन जो हैं इनको गवर्न कर सकते हैं कि कौन हाई रिस्क बिहेवियर वाले पैटर्न या सिम्टम्स शो कर रहा है, और उसके कॉन्सिक्वेंस के तहत वो व्यक्ति जो ज़्यादा मान लीजिए हाई रिस्क बिहेवियर शो करता है, बहुत ज़्यादा पार्टी में जाएगा, बहुत ज़्यादा दारू पिएगा, तो उसके हो सकता है कि दारू से एडिक्ट होने की संभावना उसकी ज़्यादा हो जाए। ऐसी जगह घूमेगा और ऐसे परिवार से जहाँ पैसा वैसा है, पार्टी वार्टी में जा सकता है, तो वहाँ पर हो सकता है कि ज़्यादा फीमेल्स के साथ वो ज़्यादा इंटरेक्ट करे। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस के तहत हो पाएगा, वो चीटिंग का डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं मिल रहा है। हाँ, हाई रिस्क एक्टिविटीज़ या बिहेवियर का फिर भी हमें एक कॉजल वाला एक आइडिया मिल सकता है। तो ओवरऑल जीन्स भी बहुत अच्छे तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं कि आप भविष्य में चीटिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली, बट दे कैन प्रिडिक्ट। हमारे ब्रेन में हंगर सेंटर है जिससे भूख लगती है, हाइपोथैलेमस, हमारे ब्रेन में थर्स्ट सेंटर, यहाँ तक कि शरीर का तापमान बढ़ा दिया जाए, है ना, वो सेंटर तक एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं। थोड़ा सा आसान भाषा में ही बोलने की कोशिश करूँगा मैं। तो जिस तरीके से अगर मेरे ब्रेन के पास स्पेसिफिक सेंटर हो सकते हैं, तो क्या सेक्सुअलिटी का भी कोई सेंटर हो सकता है? यस, है। अब बॉडी इसको रेगुलेट करती है। अब उन लोगों में जिनमें किसी भी तरीके से फिजिकल इंजरी हो गई या किसी तरीके का ट्यूमर हो गया, उन लोगों में हमने दो तरीके के लोग देखे। ऐसे लोग भी देखे जिनके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में किसी तरीके की प्रॉब्लम हो गई थी। एक 70 साल के बुज़ुर्ग जो कि धार्मिक व्यक्ति थे बहुत ज़्यादा, उनको ब्रेन में लीजन आया जिसकी वजह से वो मतलब कुछ ज़्यादा ही हाइपर सेक्सुअल हो गए, और उन्होंने इस बात को दर्ज कराया। इस तरीके के बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे जहाँ पर एबनॉर्मल फिजियोलॉजी से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान नॉर्मल जब एक्ट करता है तो वो क्यों नॉर्मल एक्ट कर पाता है। हम सभी ने सीखा है एक्टिवली किस तरीके से कि अगर आपको फीलिंग आ भी जाए किसी व्यक्ति को देख करके, तो आपने फिर अपने समाज ने आपको जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप करवा करके दिया है कि नहीं इस फीलिंग को आपको रोकना है, आपको बताना है अपने आप को कि ये गलत है, किसी के अधिकारों का हनन है या जो भी है, आप उस चीज़ को रोकने की कोशिश करते हैं। दोनों जगहों में से, चाहे वो आपका लिम्बिक सिस्टम का सेक्सुअलिटी सेंटर हो जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप हाइपर सेक्सुअल हो सकते हैं, या इस तरीके की आपकी टेंडेंसीज हो सकती हैं कि आप हाई रिस्क बिहेवियर और उन तरीके चीज़ों को फॉलो करें। चाहे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में अगर लीजन आ जाए तो जो चीज़ आपको रोकनी थी, जो चीज़ आपको रोकती, जिस चीज़ का इस्तेमाल करके आप उन फीलिंग्स को रोकते, अब वो चीज़ ख़राब हो गई है तो भी आप हाइपर सेक्सुअल हो चुके हैं। मैं हाइपर सेक्सुअल शब्द यहाँ इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, लेकिन क्योंकि उसका रिलेशनशिप काफ़ी सारी चीज़ों से आएगा। हाई रिस्क सीकिंग बिहेवियर, डोपामीन बहुत ज़्यादा सीख करेंगे, थ्रिल बहुत ज़्यादा सीख करेंगे। शंकर जी ने गणेश जी के सिर में हाथी का सिर लगाया, क्या यह मेडिकल साइंस नहीं है? या युग सहस्त्र योजन पर भानु, तुलसीदास जी ने पहले सूर्य से पृथ्वी की दूरी बता दी, विज्ञान ने तो आज बताई। फेक न्यूज़ क्यों फैलती है, उस पर एक नज़रिया। फेक न्यूज़ मेंटल रेल्म की कुकी है, मेंटल रेल्म का लेज़ का पैकेट है। इस लेज़ के पैकेट को, कुकी को हमने बनाया है, नेचर में नहीं मिलती। नेचर में जब चीज़ें मिलती हैं तो वो सॉल्ट, फैट और शुगर तीनों में हाई नहीं मिलेंगी। या तो आपको मिलेगा बेरी, फ्रूट जो शुगर में हाई होंगी और फैट में उतनी हाई नहीं होंगी, या आपको मिलेगा काजू, बादाम, एवोकाडो, एनिमल का फ़ैट, लार्ड, ये सारी चीज़ें जो फ़ैट में अगर हाई होंगी तो, और सॉल्ट तो उतना करीब मिलता ही नहीं था, तो आपको जिराफ हड्डियाँ चाटता हुआ मिल जाएगा, गाय दीवार चाटती हुई मिल जाएगी कि ताकि उनको कहीं से सॉल्ट मिल जाए। तो सॉल्ट तो वैसे भी हाई नहीं था, और कभी किसी चीज़ में सॉल्ट हाई मिल जाता था तो वैसे ही मज़े आ जाते थे। कुकी फेक न्यूज़ है मेंटल रेल्म की, क्योंकि उसको कल्टीवेट किया गया है जिस तरीके से
लोगों के मैक्सिमम कंजम्पशन के लिए इन सभी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज किया गया है, जिसमें फंडामेंटल लेवल पर 3 चीज़ें शुगर, फैट और सॉल्ट, तीनों को इस ऑप्टिमम कंडीशन में रखा गया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर पाएँ, वो चाहें कि ना चाहें वो कंज्यूम कर पाएँ। उसी तरीके से फेक न्यूज़ में उन सभी चीज़ों का बैलेंस मिलता है जो रियल न्यूज़ में आपको शायद नहीं मिलेगा। जिस तरीके से स्नैक्स ह्यूमन के न्यूट्रिशनल वीक पॉइंट पर अटैक करते हैं, उसी तरीके से फेक न्यूज़ भी ह्यूमंस के सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर अटैक करता है। इसमें अथॉरिटी, एनेक्डोट्स, ये समझो, ये वाला आइडिया बहुत खूबसूरत है कि हम जब भी कोई न्यूज़ सुनते हैं, चाहे वो चटपटी खबर हो, बिचिंग हो, गॉसिप हो, या व्हाट्सएप पे आने वाली कोई इन्फॉर्मेशन हो, या रात को 9 बजे टीवी पर होने वाली डिबेट हो, हम 2 तरीके से उस खबर को कंज्यूम करते हैं। हमारा डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, अगर तो वो व्यक्ति हमारे कबीले का है तो हम इस तरीके से सोचते हैं कि ये बात कैसे सत्यापित हो, हम अपने ब्रेन से वो चीज़ें पूछते हैं कि हाँ, जहाँ से ये प्रूफ हो पाए, ये कंफर्म हो पाए, कंफर्मेशन बायस, ये कंफर्म हो पाए कि हाँ, ये व्यक्ति जो कह रहा है वो सही कह रहा है। और अगर कोई दूसरे कबीले वाला व्यक्ति इसको बोलता हुआ, कोई भी चीज़ सामने वाला कबीले वाला व्यक्ति बोलता हुआ नज़र आए, तो हम डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क के इसको कैसे डिस्प्रूव किया जाए, हम उस तरीके से सोचने लग जाते हैं। इसका सबसे खूबसूरत एग्जांपल है कि आप गूगल पे सर्च किस तरीके से करते हैं। आप गूगल पे सर्च करते हैं, मान लीजिए कि हल्दी का दूध किस तरीके से फ़ायदा करता है, ये लिखेंगे। अगर आपका बायस है कि हाँ, करता तो होगा यार फ़ायदा, तो अगर आपका ऑलरेडी बायस है तो आप ये ढूंढेंगे। और जब मोमेंट आप इंटरनेट तो जो मांगेंगे वो दे देगा। एआई वाला हिसाब किताब के जो बोलोगे उसको वो बोलना शुरू कर देगा आपके पीछे पीछे। तो इंटरनेट पे जिस तरीके से, क्योंकि इंटरनेट पे दोनों तरीके के लोग हैं, इंटरनेट पे वो भी हैं जिन्होंने हल्दी दूध के लिए कसीदे लिख रखे हैं, वो भी हैं जिन्होंने हल्दी दूध के अगेंस्ट में चीज़ें लिख रखी हैं। और क्योंकि आप पहले से ही अपना बायस लेके आ रहे हैं, आपके शब्दों में, आपके क्वेश्चन फ्रेमिंग में ही वो पहले से मौजूद है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं, और इंटरनेट आपको वही खिलाता चला जाएगा। और आप देखें कि अगर आप ये लिखेंगे कि हल्दी दूध के फ़ायदे, तो आप पहले ही उसने बायस ऐड कर दिया आपने, तो फ़ायदे बता देगा। अगर आप पहले से अगेंस्ट हैं, हल्दी दूध के नुकसान, ये वाला एग्जांपल बहुत ब्लैक एंड वाइट है। हम जब करते हैं तो ग्रे वाली चीज़ें होती हैं, तो हमको उतना पता नहीं चलता है कि अच्छा, हमारा बायस इसमें ऐड हो चुका है पहले से ही। हमें लग रहा था कि हम इंटरनेट पर जा कर के बढ़िया तरीके से ही जानकारी इकट्ठा करेंगे, लेकिन वो जानकारी कभी असली हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस क्वेश्चन में ही पहले से बायसनेस थी। एंड अगेन, ये केवल एक नज़रिया है समझने का कि जैसे ऐसे लिखे जाते हैं ना कि देयर कैन बी अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन जंक फूड एंड जंक न्यूज़। फेक न्यूज़ को वेरी वेल वी कुड हैव सेड जंक न्यूज़ है। गुरुजी, मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी, छूट नहीं रहा है। का और पति को बोलना वो भी छोड़ दें। हाँ, वरना कैंसर होता है इस गुटखे इत्यादि से। हाथी को इंसानों से ज़्यादा कैंसर होना चाहिए। हाथी हमसे बड़ा है, मतलब उसमें हमसे ज़्यादा सेल्स हैं। जितनी ज़्यादा सेल उतना ज़्यादा डीएनए, जितनी ज़्यादा सेल उतनी ही ज़्यादा कैंसरस सेल बनने की संभावना, और उतना ही कैंसर से मरने की पॉसिबिलिटी। मगर वेल में नहीं, हाथी में हमसे कम कैंसर नज़र आता है, और ऊपर से वेल 200 साल तक जिंदा रहती है। दिस इज़ कॉल्ड पीटोज़ पैराडॉक्स। लेकिन पैराडॉक्स तो वो चीज़ होती है ना जिसका आंसर हमें नहीं पता, लेकिन इसका आंसर तो हमें पता है। इट टर्न्स आउट कि हाथी को भी ये बात पता थी, मतलब हाथी के सेल को, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को। इसलिए कैंसर्स को रोकने के लिए हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जो कैंसर रोकने के प्रोटीन की हमारे पास डीएनए में केवल 2 कॉपीज़ मिलती हैं, वहीं हाथी में ये कॉपीज़ 20 तक जा सकती हैं। हमारा डीएनए टूटता फूटता रहता है। हमारे डीएनए की खास बात है कि वो 2 धागों का बना होता है। अगर एक धागे में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो दूसरे धागे को पढ़ करके पहले धागे को ठीक किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों धागे एक साथ टूट जाएं।
इसको डबल स्ट्रैंड ब्रेक कहते हैं और इससे कैंसर सेल होने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। टर्न्स आउट व्हेल के पास बहुत सारे ऐसे प्रोटीन हैं जो कि स्पेशली इक्विप्ड हैं इस तरीके के डबल स्ट्रैंड के ब्रेक को सही करने के लिए, और हमने उन प्रोटीन्स को जब ह्यूमन के सेल लाइंस में डाल करके चेक किया तो ह्यूमन के जो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक वाले डीएनए थे वो ज़्यादा तेज़ी से सही होने लगे। तो हमें मिला जुला करके ये पता चला कि अब ये पैराडॉक्स नहीं है, बस इन बड़े बड़े जानवरों के पास ऐसे प्रोटीन मिल जाते हैं जो उनको कैंसर नहीं होने देते हैं। लेकिन ये बात जान पाना शायद हमें हेल्प कर पाएगा कि हम इस तरीके के प्रोटीन अगर अपने सेल्स में एक्सप्रेस करवा पाएँ तो शायद हम अपने कैंसर का रेट नीचे लेकर के आ सकते हैं। बच्चों को जब बायो में कंफ्यूज करना होता है ना, मेरे को पंगे लेने होते हैं जब बच्चों से, तो मैं पूछता हूँ कि भाई एटीपी टूटने से एनर्जी निकलती है क्या एटीपी बनने से? बोले हाँ एटीपी टूटता है तो एनर्जी निकलती है, हमने पढ़ा है। बोले अच्छा तो ये बताओ कि बॉन्ड बनने से एनर्जी निकलती है कि बॉन्ड टूटने से? बोले कि बॉन्ड तो बनता है तो एनर्जी निकलती है। बोले कि फिर एटीपी के टूटने से एनर्जी क्यों निकलती है? तो आंसर बस इतना सही है कि आपको पहले थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और फिर जा कर के उसमें से खूब सारी एनर्जी आप निकलवा सकते हैं। वैसे उस पर आधे घंटे का लेक्चर ले सकते हैं, अभी नहीं लेंगे। सेकेंड पार्ट इसका कुतर्क से रिलेटेड कि लोग आ जाते हैं ना कभी कभी ज़बरदस्ती चीज़ों को प्रूव करने के लिए, तो बोलते देखिए घी है और घी जब जलता है तो घी में से तो एनर्जी निकलती है और CO2 निकलती है और पानी निकलता है, और CO2 देखिए कौन ले लेगा? प्लांट ले लेंगे, और CO2 से फिर वो क्या दे देते हैं? ऑक्सीजन दे देते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन भी निकल गया CO2 से। और ये पानी है, पानी कौन लेता है? देखिए प्लांट लेता है। प्लांट क्या करता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता है, तोड़ता है। पानी किस में टूटेगा? ऑक्सीजन में टूटेगा, H+ आयन में टूटेगा। देखिए ऑक्सीजन देखिए तो ये ऑब्वियसली कुतर्क है। अब मैं ये बात तो नहीं समझाने बैठूंगा कि जो लोगों ने लाखों बार बोल दी होगी कि कंबशन वाले आइडियाज़, तो दिस वाज समथिंग न्यू, द आइडिया ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और ये हर जगह दिखेगा, ये आपको नॉर्मल लाइफ में, बिजनेस में, धंधे में, कि आपको थोड़ा सा पहले देना पड़ेगा ताकि आप बहुत कुछ वहाँ से निकलवा सकें। हाय, यहाँ तक पहुँचे हो, बहुत कम परसेंटेज होती है लोगों की जो यहाँ तक पहुँच पाती है। तो अगर आप पहुँचे हो तो हाय, कैसे हैं? जस्ट अ रिमाइंडर कि अगर आप मुझे बता सकें कि मैं ये जो 300-400 घंटे ज्वाइन वाला 120 रुपये की जो चीज़ है वो क्या ऐसी वजह है जो आप शायद ना ले पा रहे हों, क्योंकि अगर वो मुझे पता चलेगा तो शायद मैं उस डायरेक्शन में कुछ काम कर पाऊँ और आप तक वो चीज़ पहुँच पाए। बाकी एक डिस्क्लेमर और है, बाकी हम मिलते हैं दोबारा से, बाकी हम मिलते हैं संडे को, बाकी आज मिलेंगे लाइव शाम को और संडे को मिलते हैं। बाय बाय।